नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का रखा लक्ष्य। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने और सुधारों के जरिए आर्थिक सामाजिक बदलाव के लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने पर दिया जोर। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद विवाद की भी खबर सामने आई, जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक के दौरान उन्हें बोलने के लिए पूरा टाइम न देने का आरोप लगाया और कहा कि ये उनका अपमान है। ममता बनर्जी के आरोप को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए समय का प्रावधान किया गया था और सभी को सीएम को बोलने का पर्याप्त मौका दिया गया था, लेकिन ममता बनर्जी ने यह झूठ बोला कि उनका माइक बंद कर दिया गया। पीआईबी के फैक्ट चेक विभाग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावे को भ्रामक करार दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। पीआईबी ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि यह दावा भ्रामक है। घड़ी के मुताबिक उनके बोलने का समय समाप्त हो चुका था, यहां तक कि इसका संकेत करने के लिए घंटी भी नहीं बजाई गई थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नीति आयोग में बोलने के दौरान माइक बंद किए जाने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का पलटवार। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह की अफवाह फैला रही हैं। नीति आयोग में सबको बोलने का अधिकार है। नीति आयोग की बैठक तो वैसे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए थी, लेकिन जहां एक और विपक्षी दलों के कुछ मुख्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया, तो ममता बनर्जी के गलत आरोपों के पीछे भी राजनीतिक वजह साफ झलकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों पर भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि उनको ड्रामेबाजी करनी थी। उन्होंने स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग की। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक पर मौके पर सियासत खुलकर सामने आई। इंडिया गठबंधन के कई मुख्यमंत्रियों ने बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया। सत्ता पक्ष इसे सियासत करार दे रहा है, जबकि बहिष्कार करने वाले राज्यों ने कहा कि वे बजट आवंटन से नाराज हैं। उनके मुताबिक नीति आयोग की वित्तीय शक्तियां योजना आयोग की तरह नहीं है। विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों में से मात्र ममता बनर्जी ही बैठक में शामिल हुई, लेकिन उन्होंने भी माइक बंद होने के बहाने विवाद खड़ा करने का काम किया, जबकि हेमंत सोरेन, सुखविंदर सुक्खू, स्टालिन, विजयन, भगवंत और रेवंत रेड्डी शामिल नहीं हुए। विपक्षी दलों के बैठक में शामिल नहीं होने के मायने साफ हैं कि विकास और जनहित से ज्यादा सियासत को धार देना जरूरी है। विपक्षी दलों ने नीति आयोग की जगह योजना आयोग को सही ठहराने का प्रयास भी किया। साल 2015 की जनवरी में नए लक्ष्य, नई वैश्विक परिस्थितियां और चुनौतियों के मद्देनजर नीति आयोग का गठन एक थिंक टैंक के रूप में हुआ। उद्देश्य अभूतपूर्व परिवर्तन, संस्थागत सुधार के जरिए संविधान के अनुरूप देश के सभी नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नीतियां तैयार करना है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहे। रेलवे मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र में एक प्रेस वार्ता के दौरान वर्ष 2024-2025 के बजट की सराहना की। पीयूष गोयल ने कहा कि यह विकसित भारत का बजट है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए रोजगार बढ़ाने पर खासा जोर है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जम्मू में बजट पर बात करते हुए कहा कि यह बजट भारत को विकसित बनाने के लिए मजबूत नींव का काम करेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू में एमएसएमई के लिए मुद्रा लोन को बढ़ाया गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असम के गुवाहाटी में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बजट को पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ाया गया है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने रायपुर में बजट पर चर्चा के दौरान मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट गरीबों को सहायता देने, एमएसएमई को बढ़ावा देने और देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाला बजट है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने आंध्र प्रदेश में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024-25 का बजट विकसित भारत का बजट है, जिसमें देश के आर्थिक विकास के साथ साथ आंध्र प्रदेश के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय बजट 2024 को भविष्यवादी बजट बताते हुए कहा कि स्टार्टअप, रोजगार जैसे विषयों पर विशेष बल दिया गया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बजट में गरीब और युवाओं के सर्वांगीण विकास पर खास जोर दिया गया है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बजट फॉर विकसित भारत के तहत मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बजट में उत्तर पूर्व के लिए विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आंध्र प्रदेश में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में बजट में गरीबों के कल्याण और रोजगार के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की रिक्तियों में 10% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस के मौके पर यह जानकारी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लाओ पीडीआर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सेमुल्से कोमासित के साथ खास बातचीत की। बैठक में भारत और लाओ पीडीआर में रामायण और बौद्ध धर्म की साझा सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए एक विशेष स्टैम्प जारी किया गया। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच मेकांग गंगा सहयोग के तहत लाओ पीडीआर के लिए 10 क्विक इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच डिजिटल समाधान साझा करने पर बातचीत हुई। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि बंगाल में अराजकता की स्थिति देखने को मिल रही है। नगर निगम चुनाव में हमें वोट देने का मौका नहीं मिला। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि टीएमसी जबरदस्ती चुनाव जीतती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र की ओर से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, इसलिए कुछ जगहों पर मतदान शांतिपूर्वक हुआ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों को जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल कराया जाता है। यदि कोई उनकी बात मानने से इनकार कर देता है तो उन्हें मार दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पारिस्थितिकी एकल ASITA में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस साल सितंबर तक 80 करोड़ और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधारोपण की योजना है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। तेज आंधी के बाद कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मध्य प्रदेश में भोपाल सहित राज्य के कई हिस्सों में लगातार मध्यम से भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राज्य के कई हिस्सों में 28 जुलाई से भारी बारिश की उम्मीद है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस समय बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है और लोगों को इस आपदा से बाहर निकालने का काम कर रही है। नवी मुंबई के शाहबाज गांव में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। घटनास्थल से 3 लोगों के शव बरामद किए गए, जबकि 2 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ राहत के लिए एक और टुकड़ी को सक्रिय किया है। इंजीनियर्स टास्क फोर्स, इन्फेंट्री इकाइयों और मेडिकल टीमों के लगभग 100 कर्मियों वाली इस टुकड़ी को जिला कलेक्टर की मांग पर बचाव उपकरणों और नावों के साथ तैनात किया गया है। मानसून की सक्रियता के कारण राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र ने पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर आगामी 1 सप्ताह तक मानसून के सक्रिय रहने और अधिकतर स्थानों पर बारिश रहने की उम्मीद जताई है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भारी बारिश के बाद भूस्खलन के चलते मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। धर्मगंगा नदी में बाढ़ आने से
2 और लोगों के बहने की भी खबर है। उत्तराखंड के भिलंगना के बालगंगा क्षेत्र में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कई हेक्टेयर सिंचित जमीन बह गई है। दर्जनों गांव, रास्ते, पेयजल और सिंचाई नहर और विद्युत लाइनों को खासा नुकसान हुआ है। प्रशासन की तरफ से अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी राहत शिविर बनाया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। असम सरकार ने राज्य के अधिकांश अग्निवीरों को राज्य पुलिस में शामिल होने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। कई नदी और नाले उफान पर है तो वहीं बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के चलते कई हिस्सों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक ट्रक में स्कूली बच्चों से भरी पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। हादसे में 6 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में मृत छात्र के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने घायल छात्रों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिलाधिकारी प्रशासन को समुचित उपचार के निर्देश दिए। डीआरडीओ में पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीआरडीओ के अध्यक्ष, महानिदेशकों और निदेशकों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जहरीली गैस रिसाव की चपेट में आने से 3 श्रमिकों की मौत हो गई। ये मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां 2 श्रमिक कुएं के अंदर लगे मोटर पंप को निकालने के लिए उतरे थे। झारखंड के पाकुड़ स्थित केकेएम कॉलेज के छात्रों ने पुलिस पर हॉस्टल में घुसकर पिटाई करने का आरोप लगाया है। कई छात्रों को गंभीर चोट आई है। दरअसल कॉलेज के छात्र बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जनपद का नाम बदलने का फैसला किया है। सिद्धारमैया सरकार ने रामनगर जनपद का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को मंजूरी दी है। कर्नाटक में रामनगर जनपद का नाम बदलने के राज्य सरकार के फैसले पर भाजपा ने प्रहार किया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को भगवान श्री राम के नाम से एलर्जी है। भाजपा का कहना है कि राम सेतु से लेकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हर जगह श्री राम के नाम का विरोध करते देखे गए हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने झारखंड के धनबाद से पवन नामक एक और युवक को गिरफ्तार किया है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय मंत्री पवित्रा मार्घेटा ने गुवाहाटी में कहा कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा बुनकर एवं कारीगर उत्थान अप स्किलिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और इसके तहत देश भर में 100 स्थानों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इससे 3500 से ज्यादा बुनकरों और कारीगरों को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि पर मदरसे में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। मदरसा जामिया मोमिना लेलबनात निस्वा में पढ़ने वाली छात्राओं ने एक्सपर्ट विज्ञान से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया और उसे समझाया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 29 जुलाई से 30 अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन किया है। इस दौरान आपसी सहमति और समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में सप्ताह में वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम से जुड़े मामलों सहित कई तरह के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फैसले किए जाएंगे। इस सप्ताह में सभी संबंधित पक्षकार, अधिवक्ता और सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठान शामिल हो सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने भारत के मजबूत न्यायतंत्र की तारीफ की। सार्वजनिक क्षेत्र की वित्त पोषण कंपनी आरईसी लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3,460 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया है, जो पिछले वित्त वर्ष में 16.57% अधिक है। विपरीत परिस्थितियों के बीच स्टील की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा कि 2030 तक स्टील का घरेलू उत्पादन 300 मिलियन टन को पार करने की उम्मीद है। पंजाब नेशनल बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अप्रैल से जून तिमाही में अपना अब तक का सबसे अधिक लाभ कमाया है। ये 3,252 करोड़ रुपए रहा। बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल ने ये जानकारी दी है। आदित्य बिरला समूह ने आभूषण ब्रांड इंद्री के साथ भारतीय आभूषण बाजार में कदम रखा है। समूह ने 6.7 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस व्यापार की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओला ने आईपीओ की तारीखों का ऐलान किया है। निवेशक 2 से 6 अगस्त तक पैसा लगा सकते हैं, जबकि आईपीओ की लिस्टिंग 9 अगस्त को हो सकती है। सेबी ने विजय माल्या पर भारतीय शेयर बाजार में लेन देन पर 3 साल से के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी ने जांच में पाया कि विजय माल्या फर्जी तरीके से अपने ही ग्रुप के शेयरों में लेन देन कर रहे थे, जो कि निवेशकों के लिए हानिकारक था। महंगे मोबाइल टैरिफ से परेशान आम ग्राहकों के लिए जल्द राहत मिल सकती है। इसके लिए दूरसंचार नियामक ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को प्रस्ताव दिया है, जिसमें ग्राहकों के लिए सिर्फ वॉइस और एसएमएस वाला पैक लॉन्च करने के लिए कहा गया है। बजट में मोबाइल फोन की कीमतों में कमी की घोषणा के बाद एप्पल कंपनी ने अपने आईफोन की पूरी सीरीज के दाम 3 से 4% कम करने का ऐलान किया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर से बढ़कर इस बार 670 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। 3 सप्ताह में 18 अरब डॉलर से ज्यादा की वृद्धि हुई है। आयकर विभाग ने फाइलिंग पोर्टल पर 26 जुलाई तक वर्ष 2024-2025 के लिए 5 करोड़ से अधिक आईटीआर प्राप्त हो चुके हैं। ये पिछले वर्ष में दाखिल किए गए आईटीआर से 8% अधिक है। ईडी ने चेन्नई में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कानून के तहत साउथ इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 298.21 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है। ये चेतिनन ग्रुप की कंपनियों में शामिल एक कंपनी है। मध्य गाजा के दीर अल बलाह में एक स्कूल पर इजरायली हमले में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस पर इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया था। उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भयंकर आग को बुझाने के लिए अग्निशमन दल लगातार खासी मशक्कत कर रहे हैं। आग की चपेट में आकर 130 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो चुकी हैं और हजारों लोग इलाका छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। चीन के बदेनजारन रेगिस्तान में रेत और झीलों के मीनारों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चीन के राष्ट्रीय वानिकी और चारागाह प्रशासन के अनुसार यह निर्णय नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में लिया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा रिजॉर्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। म्यांमार के प्रधानमंत्री मिन आंग व्हेल ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात कर सीमाओं पर शांति और स्थिरता के उपायों पर चर्चा की।
बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से मिलने से पहले जो बाइडेन और कमला हैरिस से भी मुलाकात की। 9 महीने पहले हमास के साथ इजराइल का युद्ध शुरू होने के बाद ये नेतन्याहू की पहली विदेश यात्रा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आज से 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर चीन की राजधानी बीजिंग पहुंची हैं। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन निशानेबाजी में भारत के लिए अच्छी खबर आई। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में स्थान बना लिया है। मनु 60 शॉट के क्वालिफाइंग राउंड में कुल 580 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मनु भाकर ने पहली सीरीज में 97, दूसरी सीरीज में 97, तीसरी सीरीज में 98, चौथी सीरीज में 96, पांचवी सीरीज में 96 और छठी सीरीज में 96 अंक हासिल किए। रिदम सांगवान ने 573 अंकों के साथ 15वां स्थान हासिल किया। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक में मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में दोनों भारतीय जोड़ियों में से कोई भी पदक राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों जोड़ियों को निराशा हाथ लगी है। 10 मीटर एयर राइफल में रमिता जिंदल और अर्जुन बबूता ने 628.7 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहे, जबकि इलावेनिल वलारुविन और संदीप सिंह 626.3 अंकों के साथ 12वें स्थान पर रहे। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत को निराशा हाथ लगी। भारत के 2 निशानेबाज सरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा फाइनल में स्थान नहीं बना पाए। सरबजोत सिंह 577 अंक के साथ 9वें स्थान पर रहे, वहीं अर्जुन सिंह चीमा 574 अंक के साथ 18वें स्थान पर रहे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत आसान जीत के साथ की। पहले ग्रुप मुकाबले में ग्वाटेमाला के केविन कॉर्डन के खिलाफ खेलते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया। लक्ष्य सेन ने पहला गेम महज 14 मिनट में जीतने के बाद दूसरे गेम में पीछे होने के बाद वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। लक्ष्य ने ग्वाटेमाला के खिलाड़ी के खिलाफ मैच 21-8 और 22-20 से जीता। वहीं पदक के दावेदार भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहले दौर के मुकाबले में फ्रांस के लुकास कोरवी और रोनल लवर की जोड़ी को हराने में सफलता पाई। भारतीय जोड़ी ने मुकाबले को सीधे गेम में 21-17, 21-14 से अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में भारत के बलराज पवार ने रोइंग में सिंगल स्कल्स हीट के चौथे स्थान पर रहे। अब वे रविवार को रेपेचाज राउंड में हिस्सा लेंगे। बलराज पवार ने रोइंग में 7 मिनट 7.11 सेकंड का समय निकाला। रेपेचाज राउंड में भारतीय समयानुसार रविवार दोपहर 1:06 पर आयोजित किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में पुरुष युगल में भारत के रोहन बोपन्ना और श्रीराम बालाजी की जोड़ी का मुकाबला बारिश के कारण आज नहीं खेला जा सका। बोपन्ना और बालाजी का सामना पहले दौर में फ्रांस की जोड़ी के साथ होना है। अब यह मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला गोल्ड चीन के नाम रहा। चीन ने चैट्राउक्स में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित फाइनल में कोरिया को 16-2 से शिकस्त दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने आए ब्रिटेन के एथलीटों से मुलाकात की। उन्होंने पेरिस में ओलंपिक के लिए एथलीटों के अभ्यास शिविर में जाकर उनसे बातचीत की। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में पेरिस आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने जर्मन हाउस में फ्रैंको जर्मन युवा ओलंपिक शिविर का दौरा किया। इस बार ओलंपिक में 400 से अधिक जर्मन एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में 61 वर्षीय नी जियालियन और 58 वर्षीय जियांग जेंग चीनी महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी अपना डेब्यू करने जा रही हैं। जियांग जेंग पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट हैं। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज के साथ फिल्म में काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म में शानदार कास्ट में संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी शामिल हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की नई फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का नाम है खेल खेल में। मूवी का पहला गाना बड़े इवेंट में रिलीज किया गया। प्रशंसकों की पसंदीदा सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ द पावर का दूसरा सीजन 29 अगस्त को अमेजन प्राइम पर रिलीज होगा। इसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा।
म्यूजिक कंपनी ट्रिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लघु फिल्मों की दुनिया में कदम रखा है। कंपनी ने अपनी पहली श्रृंखला टेढ़ी मेढ़ी का ट्रेलर रिलीज किया है। सारा अली खान अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के अलावा कमाल के फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। सारा ने अपने इंस्टाग्राम में तस्वीरें शेयर की हैं जो उनकी कश्मीर ट्रिप की हैं। हॉलीवुड फिल्म डेडपूल एंड वोल्वराइन ने भारत में शानदार शुरुआत की है। कोविड के बाद फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों के लिए सबसे बड़ी शुरुआत माना जा रहा है। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर दर्शकों के लिए फिल्मी पर्दे पर कई विकल्प मिल रहे हैं। स्त्री 2, खेल खेल में, वेदा, डबल स्मार्ट, ये सभी फिल्में 15 अगस्त के दिन रिलीज होने जा रही हैं। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के बंगले पर बने हाउसिंग प्रोजेक्ट में शानदार इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट के XXX अपार्टमेंट की बिक्री 155 करोड़ में हुई। फिल्म बैड न्यूज की कमाई की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। 8वें दिन फिल्म ने अब तक का सबसे कम कारोबार किया। फिल्म कल्कि बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है। फिल्म ने 29वें दिन भी करोड़ों का कलेक्शन किया। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।